बार अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं। गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी गिरफ्तारी केस में कुचामन कोर्ट में आज टोनी की पेशी होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच कुचामन सिटी में आज टोनी को पेश किया जाएगा। आरोपी टोनी पर कुचामन सहित 7 से अधिक केस दर्ज है। लॉरेंस गैंग के लिए डिब्बा कॉलिंग चल रहा था खाड़ी देशों में, जिसमें एक्टिव पाया गया था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दुबई से टोनी को गिरफ्तार किया था। आज इस मामले में गहनता से पड़ताल पुलिस अभी भी कर रही है और आज कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच में टोनी की पेशी होगी। तो राजस्थान में पनप रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को गिरफ्तार किया। आरोपी आदित्य जैन उर्फ टोनी को शुक्रवार दुबई से जयपुर लाया गया है और आज कड़ी सुरक्षा के बीच में इसको पेश किया जाएगा। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग का गुर्गा टोनी दुबई से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद जयपुर लाया गया आदित्य जैन। विदेश में बैठकर अरेंज करता था धमकी के कॉल। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शुक्रवार सुबह लॉरेंस गैंग के गुर्गे टोनी और आदित्य जैन को दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। ये कार्रवाई एडीजी क्राइम और एजीटीएफ के चीफ आईपीएस दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन पिछले साल जनवरी में दुबई भाग गया था और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की माने तो पिछले साल अप्रैल से वो लॉरेंस और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था। दिनेश एमएन के मुताबिक दुबई पुलिस ने टोनी को 25 फरवरी को पकड़ा। उसके बाद जयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। टोनी लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग करवाता था, जबकि इससे पहले इस काम को अमरजीत नाम का सदस्य करता था, जिसकी गिरफ्तारी इटली से हो चुकी थी। आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहां जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। आखिर कैसे पकड़ा गया आदित्य उर्फ टोनी? एजीटीएफ को लंबे वक्त से टोनी की तलाश थी। वो आर्मेनिया भागने की फिराक में था। करीब 2 महीने पहले इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को उसके दुबई में होने का इनपुट मिला। इसके बाद जानकारी जुटाने के लिए इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और रविंद्र प्रताप सिंह को दुबई भेजा गया। इस दौरान टोनी के शारजाह में एक फ्लैट में रहने की सूचना मिली, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। इसके अलावा सीबीआई के जरिए यूएई को इंटरपोल रेफरेंस भी भेजा गया। इस रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस अधिकारियों ने आदित्य जैन को हिरासत में लिया था। इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विश्नोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है, तो इसको सबसे ज्यादा पूरी जानकारी भी रहती है गैंग कैसे काम कर रहे हैं। सबने मेहनत करके सबसे पहले इसके पासपोर्ट निकाला, कहाँ है और कौन से कंट्री में वो निकाला और कौन से सिटी में है और कौन से एग्जैक्ट एड्रेस जब पता चल गया, उस एड्रेस के साथ हमने इंटरपोल के लिए हमने भेजा एक रेड नोटिस निकलवाने के लिए। उधर लॉरेंस गैंग के सदस्य टोनी पर आरोप है कि उसके जरिए ही धमकी देने का काम होता था। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण धमकी भरे फोन कॉल डायरेक्ट ना करके इसके जरिए करते थे। वो गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसने शारजाह में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। यहाँ से ये गैंग डब्बा कॉल करता था। आखिर क्या होता है डिब्बा कॉल? इसमें अपराधी 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक मोबाइल फोन के स्पीकर को ऑन रखकर उसकी आवाज दूसरे मोबाइल फोन से उसे सुनाते हैं।
जिससे धमकी दी जाती है उससे कॉल को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, ये सब एक्चुअली जो भी डब्बा कॉलर होता है इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे कॉल, जैसे किसी को धमकी देना है तो ये जो डब्बा जो देता है वो कभी बात नहीं करता है। वो डब्बा कॉलर सिर्फ एक दूसरे से मोबाइल मतलब डब्बा की कॉलिंग की फैसिलिटी देता है एक तरह से, बट उसके सारे नॉलेज में रहता है। जैसे इसके अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जहां भी, जैसे अभी जिस केस में इसको अरेस्ट किया है, एक कुचामन सिटी का केस है, किसी को धमकी दी थी उसमें अरेस्ट किया है, उसमें इसको नॉलेज में था। और इसके अलावा जैसे धमकी देना भी प्लस गैंग के कई हथियार इधर उधर से ले जाना है, वो भी डायरेक्टली कोई अपने गैंग मेंबर से भी बात नहीं करते। प्रदेश की पुलिस अब टोनी से धमकी वाले कॉल्स, लॉरेंस के दुबई नेटवर्क के अलावा गैंग के एक्टिव मेंबर्स को लेकर के भी पूछताछ कर सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात डूंगरपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां पुलिस के 2 जवानों ने कुएं में गिरे पति पत्नी की जान बचा ली है। चित्तरी थाना क्षेत्र के गलियाकोट गांव में कल देर शाम की एक घटना है, जहां पैर फिसलने से कुएं में दंपति गिर गए थे। बचाने के लिए, मतलब पत्नी गिर गई थी, बचाने के लिए कुएं में पति भी कूद गया। रास्ते से जो जा रहे हेड कांस्टेबल थे इंद्रजीत सिंह और कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, उन्होंने दोनों की आवाज सुनी, जिसके बाद से दोनों जवानों ने पति पत्नी की जान बचाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पैर फिसलने की वजह से पत्नी कुएं में गिर गई थी। उसकी आवाज सुनकर उसको बचाने के लिए पति ने भी कुएं में छलांग लगा दी कि वो उसको बचा सकेगा, लेकिन दोनों ही कुएं में फंस गए। वहां से गुजर रहे 2 कांस्टेबल, जिन्होंने आवाज सुनकर दोनों को फिर बचाया, जिनकी जान बचाई गई है। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों ने किस तरह से जान बचाई है दंपत्ति की, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गलियाकोट में उदैया रोड पर कृषि कार्य करने वाले श्रीमती मनीषा पत्नी पंकज बागड़िया और पंकज पिता बापूलाल बागड़िया निवासी धनगांव जो कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दरमियान श्रीमती मनीषा पास ही स्थित कुएं में पानी भरने गई कि अचानक उसका पैर फिसलने से वो कुएं में गिर पड़ी। यह घटना देखकर उसका पति पंकज बागड़िया भी दौड़ कर गया और उसको बचाने के लिए कुएं में कूदा, लेकिन कुआं बहुत गहरा होने से, पानी भरा हुआ होने से यह घटना देखकर आसपास काम कर रहे मजदूरों ने हो हल्ला किया। इसी दरमियान वहां से गुजर रहे गलियाकोट चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह हेड कांस्टेबल एवं वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल ने हो हल्ला सुन मौके पर गए। पास ही पड़ी रस्सी को टायर से बांधकर कुएं में डाला और पानी में गिरे हुए श्रीमती मनीषा व पंकज बागड़िया को पकड़कर सुरक्षित रहने की हिदायत की। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभालने 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इनमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्तियां कब होंगी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कब खत्म होगा राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार। महिला एवं बाल आयोग समेत कई जगह खाली। सुनवाई के लिए लोग लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर। प्रदेश की सत्ता में आए बीजेपी को करीब 1.25 साल हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते आम जनता कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी का और सरकार का विशेष अधिकार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से बोर्ड और आयोग खाली हैं। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति,
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, ओबीसी आयोग समेत कई बोर्ड और आयोग खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1.5 वर्ष के बाद भी चूंकि आपसी अंतर्कलह और खींचतान इतनी ज्यादा है, इन आयोगों का गठन नहीं हो सका। आज भाजपा की इस अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक नियुक्तियां न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो ऐसा संभव है कि प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार उन नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, फिर जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत जैसे दिग्गज दौड़ में है शामिल। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। इसमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्ति कब होगी। चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की करते हैं। दरा के जंगलों में आग लगने का ये पूरा मामला है जिस पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। दरअसल जंगलों में जो आग लगी है वो 21 किलोमीटर के एरिया में फैल चुकी है। क्योंकि जंगल है तो तेज हवाएं चल रही हैं, सूखी सूखी लकड़ियां हैं, जिस वजह से आग तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है और जिस वजह से जंगली जीव जंतुओं पर खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास जो सूखी लकड़ियां हैं, घास है, उसके चलते 21 किलोमीटर का दायरा इस आग ने कवर कर लिया है। दर्जन भर की दमकल की टीम वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। प्रथम दृष्टिया तो यही सामने निकल कर आ रहा था कि जो जेसीबी की मशीन वहां पर लगी थी उसके चिंगारी उठने की वजह से ये जंगल में आग लगी। और आप देखिए कुछ जेसीबी मशीन में भी आग ने उसको पकड़ लिया जिसको बुझाया गया। हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ा टास्क है कि 21 किलोमीटर के एरिया में फैली आग पर काबू कैसे पाया जाए। चलिए बात दौसा से भी बड़ी खबर की, जहां सेंट्रल जेल श्यालावास में फिर से मोबाइल मिला है। जेल में सर्च के दौरान कीपैड मोबाइल पाया गया है। जेल प्रहरी महेंद्र सिंह गुर्जर ने पापड़दा थाने में केस दर्ज करा दिया है। रविवार को भी एक नर्सिंग कर्मी के पास सिम और जेल में मोबाइल मिला था। पूर्व इसी जेल से ही सीएम को 2 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि सिम हुआ या कीपैड मोबाइल्स हुए, वो सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो सेंट्रल जेल जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर सिम और मोबाइल पैड लगातार मिल रहा है। तो चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और ऐसे में नवरात्र के दौरान भीलवाड़ा वासियों को भी श्री माता वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भीलवाड़ा में ही शहर वासियों को वैष्णो देवी दरबार के दर्शन हो रहे हैं। जी हां, भीलवाड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी जी महाराज और महामंडलेश्वर हंस राम उदासीन के सानिध्य में शहर के हरि सेवा धाम आश्रम परिसर में वैष्णो देवी का दिव्य दरबार सजाया गया। इतना ही नहीं, भक्तों के नाम 5100 अखंड दीपक भी जलाए गए, जिनकी देखरेख विशेष पंडितों के द्वारा की जा रही है। वैष्णो देवी के दर्शन करें नवरात्रि में तो भीलवाड़ा वासियों को वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वैष्णो देवी की तर्ज पर गुफा बनाई गई है, वहां से लोग उस गुफा में एंटर हो रहे हैं और यहां से गुफा के अंदर से आते आते इस पंडाल में आ रहे हैं जहां पर मां वैष्णो देवी के तर्ज पर पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और आप मेरी तरफ इस तरफ देख सकते हैं कि अखंड दीपक
यहाँ पर जलाए गए हैं। 9 दिन तक ये दीपक जलेंगे और लगातार अखंड दीपक ये जलेंगे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मां वैष्णो देवी का दरबार यहाँ पर बनाया गया है, ताकि जो भक्त हैं यहाँ पर आ सके, दर्शन कर सके नवरात्रा में। और जो माता देवी वैष्णो देवी के दर्शन वहां जाकर जो प्राप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसको यहाँ पर ले सके। और देखिए भक्तों की भीड़ कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है और भक्त यहाँ पर दर्शन करने भी आए हैं और अपनी मनोकामना लगातार माता से मांग रहे हैं। हमारे साथ महंत बाबू गिरी है, जिनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये बात करते हैं। भव्य दरबार सजाया है, नवरात्रों को देखते हुए अखंड दीपक भी किए गए हैं। हरि शिवा धाम के प्रांगण में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज के सानिध्य में और उनके सानिध्य में सब प्रोग्राम किया गया। किस प्रकार से इस रूपरेखा बनाई? जो वैष्णो देवी जाते हैं वो यहाँ दर्शन करना है, क्या सोच के बनाया है? हमने सोचा था कि एक बार ऐसे एक इच्छा थी कि यहाँ पे 5100 अखंड दीपक जलाएं और माता वैष्णो देवी का जैसा दरबार लगाया कि ऐसा लगना चाहिए कि लोग यहाँ वैष्णो देवी साक्षात बैठी है। मतलब 51 जो दीपक, हाँ 5100 अलग अलग भक्तों के नाम से जलाए गए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। तो चैत्र नवरात्र पर वैसे तो माता रानी के हर एक मंदिर में आकर्षक श्रृंगार के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नवरात्र पर घट स्थापना के साथ गर्भगृह के पट बंद भी कर दिए जाते हैं, जबकि अन्य दिनों में भक्त गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। घाटा रानी माता के मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा। नवरात्र में दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। नवरात्रि के दौरान बंद हो जाते हैं गर्भगृह के कपाट। भीलवाड़ा के जहाजपुर उपखंड स्थित ये है घाटा रानी माता का मंदिर, जिसमें भक्तों की अपार श्रद्धा है। मंदिर पहाड़ पर बना होने के चलते माता को घाटा रानी के नाम से जाना जाता है। साल भर भक्त यहाँ आते रहते हैं और गर्भगृह में माता के दर्शन भी करते हैं, लेकिन नवरात्र में घट स्थापना के साथ ही गर्भगृह के कपाट 7 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर में गर्भगृह के बाहर से माता की पूजा अर्चना करके वापस लौट जाते हैं। अष्टमी के दिन मंगला आरती के साथ ही मंदिर के द्वार फिर से खोले जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर माता भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आपने देखा होगा कई शक्तिपीठ है, कई स्थान है, वहाँ पर नवरात्रा के दिन पट बंद नहीं होते, दर्शन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पट बंद कर दिए जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि मंदिर के अंदर शुद्धि रहे। ये दर्शन यहाँ पर गर्भगृह के अंदर ही होते हैं। तो 9 दिन तक अमावस्या के दिन सुबह 7 बजे पट बंद कर दिया जाता है माता की आज्ञा लेके, और फिर उसके बाद घट स्थापना होती है नवरात्रा की। और अष्टमी के दिन 9वें दिन सुबह माता रानी की आज्ञा से ही पट खोल दिए जाते हैं। फिर वो 6 महीने तक खुले रहेंगे अगले नवरात्र तक। नवरात्र में पट बंद रखने की परंपरा मंदिर निर्माण के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता रानी यहाँ पहाड़ों पर एक बालिका के रूप में प्रकट हुई थी और पास की नदी के किनारे गायों का दूध पीती थी। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं निराहार रहकर आराधना में लीन रहती हैं, इसलिए मंदिर की गर्भगृह की पवित्रता बनाए रखने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचा जा सके। मंदिर का निर्माण राजपूत वंशजों ने कराया था और घाटा रानी माता तंवर राजपूतों की कुल देवी हैं। इस कुल के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार माता रानी का ये एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत देश में जो कि यहाँ पे पट बंद होते हैं गर्भगृह के, और अष्टमी को मंगला आरती के बाद पट खुलने के बाद ही सभी भक्तों को दर्शन होते हैं। क्योंकि ये मंदिर जो है, इस मंदिर के अंदर गर्भ मतलब मेन मंदिर निज मंदिर में जाके श्रद्धालु दर्शन करते हैं। उनकी शुद्धता के लिए ही नवरात्रि में पट बंद किए जाते हैं। नवरात्रि में श्रद्धालु यहाँ 9 दिन तक रहते हैं और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ कई तरीके की बीमारियों से श्रद्धालुओं को मुक्ति मिलती है। यहाँ पर कई बार दुर्घटना में घायल व्यक्ति वेंटिलेटर पर आए और अपने पैरों पर चलकर वापस गए हैं। घाटा रानी माता का ऐसा चमत्कार है कि गर्भगृह बंद होने और माता के दर्शन नहीं होने के बाद भी श्रद्धालु यहाँ भारी तादाद में पहुँचते हैं। एकमात्र राजस्थान में ऐसा मंदिर है जो कि नवरात्रा में 7 दिन बंद रहता है। पहले दिन पट लगा दिए जाते हैं नवरात्रा के, और अष्टमी में
पूजा अर्चना करके अष्टमी के दिन ये पट खोले जाते हैं और भक्त माता रानी के अनोखे दर्शन करते हैं और दिव्य दर्शन करते हैं। लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाती है और भीलवाड़ा जिले से नहीं, भीलवाड़ा के जिले के बाहर से भी यहाँ पर भक्तजन पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। भीलवाड़ा जिले से अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18।